जय हिंद। तो अब से हम लोग की पॉलिटी की भी एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है और मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताता हूँ, जैसे कि आपको पता होगा अगर आप लोग वीडियो देखे होगे तो। और वीडियो अच्छा लगता तो सब्सक्राइब वगैरह ठोक सकते हो यार, और कमेंट सेक्शन पे बता भी सकते हो। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को एक नए अंदाज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग, वैसी बात है, बहुत से लोग को पता होगा इसके अंदर का कंटेंट, बट चलो स्टार्ट करते हैं मेरे स्टाइल से। तो सबसे पहले इंडियन पॉलिटी यानी कि जो अपना राजनीति है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि एक आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नाम की एक बुक होगी, ठीक है। उस बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखी होगी कि ये देश कैसे काम करेगा, किस सिचुएशन में किसको कैसे काम करना है, कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। नागरिकों को कुछ उनके अधिकार दिए हुए हैं, ये सब इसके अंदर में हमको मिलेगा। यहाँ पे बताने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन मटेरियल है भाई साहब नीचे, ठीक है। अच्छा, इसके जितने भी नोट्स हैं, है ना, वो आपको ई बुक या पीडीएफ फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएंगे, तब जब ये पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तब, ठीक है। और आप उसे ले सकते हो क्योंकि मैं माइंड मैप फॉर्म में बताता हूँ और ये बहुत ही आसान होता है रिवीजन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे सबसे सुप्रीम रखा गया। जैसे कि आप लोग कुछ कंट्री ऐसे देखते होंगे जो कंट्री अपने एक रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग चलती है। रिलीजियस बुक में जो लिख दिया है वही उस कंट्री का लॉ बन गया है। मतलब कुछ कंट्री है ना ऐसी, मतलब बताने का तो ज़रूरत ही नहीं है उसमें, कि कुछ कंट्री ऐसी है जो अपने रिलीजियस बुक को ली और उसी से अपने कानून को बना दी, ठीक है। बट इससे होता क्या है कि जो दूसरे धर्म वाले हैं, जो उस बुक में उतना बिलीव नहीं करते हैं, उन्हें जब उसी नियम के हिसाब से चलने को बोला जाता है तो कुल मिलाकर के उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है भाई साहब। तो इसलिए एक कॉमन बुक लेकर के आगे कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सबके बारे में सोचा गया है, सबके बारे में, किसी एक रिलीजन पे फोकस नहीं किया। अब आपको पता होगा इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष एरिया है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे किसी एक धर्म पे फोकस नहीं किया जाता, सब धर्म पे फोकस किया जाता है, ठीक है। सब धर्म को बराबर का दर्जा लेकर के दिया जाता है। मतलब ऐसे आप नहीं बोलोगे कि इंडिया मतलब सिर्फ हिंदू का है या सिर्फ मुसलमान का है या सिर्फ क्रिश्चियन का, सबका है, इंडिया सबका है, ठीक है। तो यहाँ पर सब लोग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी हो जाता है, जब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो अगर हम उन्हें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस बुक पे फोकस करने बोले तो ऐसे में बाकियों को तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक सुप्रीम बुक होगा और जो बाकियों, मतलब जितने भी रिलीजन के लोग हैं, सबको बांध के रखेगा, सबको बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग चलो भाई, मेरे अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना, तुम्हारी ना मेरी, मेरे अकॉर्डिंग चलो। तो ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लाइव डॉक्यूमेंट है। लाइव डॉक्यूमेंट बोलने का ये मतलब है ये टाइम टू टाइम चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि आज आप इस पर कुछ चीज़ लिख दिए वो कल को चेंज नहीं हो सकता, वो ज़रूर चेंज हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सुप्रीम लॉ है, ठीक है। इससे बड़ा कोई लॉ नहीं है, ठीक है। आप जो भी धर्म से बिलीव करते होगे, ठीक है, जैसे कि मैं हिंदू धर्म वाला हूँ तो मुझे भगवत गीता और रामचरितमानस में बहुत सारी अच्छी अच्छी काम की बातें उसमें मेरे को देखने को मिलती है और मैं बहुत डूब जाता हूँ उसको पढ़ते पढ़ते। बट फिर भी हम किसी एक धार्मिक किताब को देश चलाने वाली बुक नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे में जो दूसरे धर्म वाले हैं उनको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए एक कॉमन बुक आती है जो बोलती है मैं एक सुप्रीम लॉ हूँ, ठीक है, आपको जो धर्म मानना है मानो, बट देश इस बुक के हिसाब से चलेगा। तो इसमें बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो आपको सिखाएंगे कि आपको रहना कैसे। लोग फॉलो नहीं करते, वो बात अलग। फिर एक टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसका मतलब होता है संविधानवाद। इसका मतलब ये होता है कि इसमें गवर्नमेंट की पावर को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, लिमिट किया जाता है। अब ये लिमिट करने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, रसिया का ही एग्जांपल देता हूँ सबसे बढ़िया। जैसे पुतिन भाई साहब को आप लोग जानते ही होंगे, अभी वॉर छेड़ दिए, ठीक है। तो जब ये पुतिन साहब अपने देश के प्रेसिडेंट नहीं बने थे,
तब उसके पहले इनके देश में जैसे यूएसए में होता है ना कि यहाँ पे सिर्फ आप एक आदमी मैक्सिमम 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, ऐसा कुछ रूल है शायद वहाँ पे, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताना, बट ऐसा कुछ नियम है कि एक आदमी सिर्फ 2 ही साल तक के बन सकता है, उसके बाद उसे चेंज होना ही होगा, ठीक है। वैसे ही रसिया में भी हुआ करता था बोलते हैं, बट चूंकि गवर्नमेंट की पावर को यहाँ पे लिमिट नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ लॉ वगैरह को पास कर दिया कि अब मैं यूँ लाइफ टाइम के लिए भाई, मैं यूँ लाइफ टाइम के लिए। तो अगर गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करोगे तो गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा अधिकार जमा लेगी, तो ये होता है, ठीक है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि संविधानवाद, क्यों गवर्नमेंट जो देश को चला रही है उसकी पावर को भी लिमिट करके रखना ज़रूरी है। अगर लिमिट नहीं करोगे तो मनमानी होगी, नो बदमाशी इक्वल टू गवर्नमेंट। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ यार, आपको एग्जांपल बोर होने नहीं दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये आपको पता होगा ये कहाँ का फ़ोटो है, कमेंट सेक्शन पे बताना, तुरंत बताओ, ठीक है। ये है नॉर्थ कोरिया का, ठीक है। किंग जोंग उन जहाँ पे देश को चलाते हैं, किंग जोंग उन, और उनको कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो उस दिन कोई रोया नहीं, ठीक है, सिर्फ किंग जोंग उन परेशान था। इस चीज़ को देख कर के वो एक नियम निकाल दिया कि अब से जिस दिन भी मतलब ये वाला दिन आएगा जिस दिन इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, ठीक है, उस दिन सब देश में शोक का माहौल रहेगा, सबको ज़बरदस्ती रोना होगा, जो नहीं रोएगा उसको जेल में भर देंगे। तो यही चीज़ है, अगर आप गवर्नमेंट की पावर को लिमिट नहीं करोगे ना तो गवर्नमेंट अपना कुछ मनमानी करेगी, तो बदमाशी करने पे आ जाते हैं। इसके साथ में जो लॉ है, जो इंडिया में लॉ है, अब यूनिवर्सल बात नहीं हो रही, अब इंडिया के लॉ की बात हो रही है, वो टेम्परेरी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट अगर टेम्परेरी होगी तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, अगर परमानेंट हो गई तो अगर उसे हटाए जाने का डर नहीं है, अगर उसे हटाए जाने का डर नहीं है तो वो मनमानी पे ज़रूर आएगी, ठीक है। और टेम्परेरी होने से उन्हें अच्छे अच्छे काम करके दिखाने पड़ते हैं अगर उन्हें सत्ता पे बना रहना है तो। इसके साथ में इंडिया में रूल ऑफ लॉ सब बराबर है, सब बराबर है ना। ये रूल ऑफ लॉ जो अपन कॉर्नवालिस का देखे थे ना, रूल ऑफ लॉ, ये वहीं से आया है। अगर हिस्ट्री का सीरीज नहीं फॉलो कर रहे हो तो उसको भी देख लेना, नहीं तो कई चीज़ें थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो पॉलिटी समझ में नहीं आएगा, बट एक कनेक्शन है दोनों के बीच में थोड़ा बहुत, कि कोई चीज़ कहीं से भी उठ के थोड़ी आ गई, फंडामेंटल राइट आया ऐसे कहीं से भी उठ के थोड़ी आ गया। हिस्ट्री में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो आए हैं, ठीक है, तो कनेक्टिविटी बनने के लिए, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून के सामने सबके सब बराबर है, ठीक है। इसके लिए अलग लॉ, उसके लिए अलग लॉ, कैमरे के जो उस पार से जो वीडियो देख रहा है उसके लिए अलग लॉ, मेरे लिए अलग लॉ, ऐसा नहीं होगा। कोई भी अलग अलग टाइप का व्यक्ति है, सबके लिए सेम लॉ है, ठीक है। कोई ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकते, बट हाँ इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शन हैं जो आगे जा कर के हम देखेंगे। जैसे कि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्राइम कर दे, वो क्राइम उसको माफ़ है जब तक प्रेसिडेंट की पोस्ट में है, ये सब कुछ कुछ एक्सेप्शन केस है। इसके साथ में एक मस्त क्वालिटी ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट इटसेल्फ, कॉन्स्टिट्यूशन खुद की भी लिमिट को सेट करता है। अब ये कैसी टाइप की चीज़ हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद को भी रेगुलेट करता है कि तू ज़्यादा उछल तो नहीं रहा है। अब ये किस टाइप की चीज़ है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि किस हद तक के अमेंड हो सकता है, क्या चीज़ में आप रूल नहीं बना सकते, क्या चीज़ में आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन खुद को किसी मामलों में बांध रहा है कि इन मैटर के ऊपर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इन मैटर के ऊपर में आर्टिकल नहीं आ सकते, ठीक है, इन मैटर के ऊपर में आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद के ऊपर भी लिमिट लगा रहा है। जैसे कि आगे जाकर के बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आएगा। बेसिक स्ट्रक्चर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिस पे जो लॉ घुस गए, बेसिक स्ट्रक्चर एक लिस्ट है जिसके अंदर में जो चीज़ घुस गया, जैसे फंडामेंटल राइट घुस गया तो आप उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना, उस पर कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब ये है कॉन्स्टिट्यूशन खुद की भी लिमिट सेट करता है। और ये चीज़ लिखी कहाँ गई है? खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। मतलब समझ रहे हो? मतलब उधरी का उधरी घुमा दिए। कॉन्स्टिट्यूशन खुद की लिमिट को सेट करता है, ये चीज़ भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी हुई है। ये सब्जेक्ट ना बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है, एक नंबर लगता है मेरे को। अभी करेंटली देखो तो अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं और ये बढ़ते रहते हैं। तो एग्जैक्ट डेटा अमेंडमेंट का याद करना उतना उचित नहीं है ना? हाँ, बट इतना पता होना चाहिए अभी 105 है, अब धीरे धीरे बढ़ भी सकता है। थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना भाई, हवा में थोड़ी रहोगे। इसके साथ में अगर आर्टिकल की बात करें तो जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो हमारे पास सिर्फ 395 आर्टिकल थे, बट टाइम के साथ 471 हो गए। कहीं कहीं पे 470 लिखा रहता है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी 471 आर्टिकल है। पार्ट्स यानी कि भाग। अच्छा, आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं, और जो अमेंडमेंट है उसे संशोधन बोलते हैं। अमेंडमेंट जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूँ, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एडिट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसे बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी हुई है, आप बोलते हो नहीं भैया यहाँ पे चीज़ को थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसे बदल के ऐसा कर दूँ, तो जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ को जो आप एडिट कर रहे हो उसको बोलते हैं अमेंडमेंट यानी कि संशोधन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी हुई है वो अनुच्छेद के थ्रू डाला जाता है, आर्टिकल के थ्रू, है ना? इसके साथ में जो 25 पार्ट है, 25 पार्ट है, भाग, ये बेसिकली क्या है कि इसके हर एक पार्ट में कुछ कुछ आर्टिकल को समेट के रख दिया है। जैसे कि अगर मैं पार्ट, जैसे 25 पार्ट है तो 25 में से जो पहला नंबर का पार्ट होगा यानी कि पार्ट 1, उसमें 4 आर्टिकल को घुसेड़ दिए हैं, ठीक है? ऐसी कर करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग अमाउंट के आर्टिकल को घुसेड़ के रख दिए हैं, ठीक है? तो पार्ट के अंदर में होते हैं आर्टिकल, समझ रहे हो? यानी कि टोटल 25 पार्ट है तो इस 25 पार्ट के अंदर में किसी में ज़्यादा किसी में कम, ऐसे कर करके 471 आर्टिकल घुसेड़े गए, ठीक है? इसके साथ में एक अनुसूची आता है, शेड्यूल। 12 शेड्यूल है हमारे पास अभी। जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो आई थिंक 11 थे, एक ठोक ऐड किए थे बाद में बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, उसको देखेंगे आगे। अब अपन कुछ स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को, कि ये काम कैसे करता है सिस्टम। तो एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। हिंदी में बता दूँ, लेजिस्लेटिव को बोलते हैं विधायिका जो लॉ बनाएगी, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी आगे उसको, मतलब लॉ तो बन गया, अब उसे इन्फोर्स कैसे करोगे, उसे लागू कैसे करोगे, तो वो कार्यपालिका करेगी। और न्यायपालिका जुडिशरी उसे रिव्यू करेगी। बदमाशी तो नहीं कर रहे हो चाचा तुम, मतलब बदमाशी तो नहीं कर रहे हो, उसका रिव्यू करने के लिए जुडिशरी का होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर से वही चीज़ें मनमानी होगी, है ना? तो जो लेजिस्लेटर है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव है लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी उसको चेक करता है, ठीक है? अब देखो यार, इसे सरल शब्दों में बताता हूँ मैं, एकदम सरल शब्दों में। विधायिका यानी कि लेजिस्लेटर जो लॉ बनाता है, ठीक है? तो लॉ बनाने वाला, मान लो आपको एक मोबाइल लेना है, ठीक है? ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान से सुनना, पूरा बैठ जाएगा दिमाग में कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक मोबाइल लेना है, ठीक है, और आप अपने घर में हो, ठीक है, आप ऐसा एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, कि मेरे को मोबाइल इतने स्पेसिफिकेशन का चाहिए, है ना, इतने जीबी का होना चाहिए, मतलब उसका रैम वगैरह इतने जीबी का होना चाहिए, प्रोसेसर ये होना चाहिए, ठीक है? आप बजट सब सेट कर लिए आप, तो बेसिकली आप लॉ तो बना लिए, आप लेजिस्लेटर हो गए वहाँ पे, आप लॉ तो बना लिए, ठीक है? अब क्या करोगे? अब जा कर के घर में अपनी मम्मी वगैरह को बोलोगे, अरे मम्मी मेरे को ना मोबाइल लेना है, तो थोड़ा सा बात आगे बढ़ाओ ना, थोड़ा सा पिताजी तक करके थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाओ, तब जा कर के तो अपन मोबाइल लेंगे, ऐसे करके। तो मम्मी क्या करेगी? काम को इम्प्लीमेंट करेगी। अब मम्मी की जगह हो सकता है आपका भाई भी हो या आपकी बहन भी हो, जिसकी ज़्यादा चलती होगी, ठीक है, मतलब जो उस चीज़ को लागू कर सकता होगा।
सोच तो लिए आप कि आपको मोबाइल लेना है, आप लॉ तो बना लिए, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे आगे जा कर के? मतलब किसी ऐसे इंसान को बोलोगे ना जो आगे जा कर के बात को रख पाए, जो उसे लागू कर पाए। तो आप मम्मी को बोले अरे पापा को बोलो ना मोबाइल लेना है, ऐसा, ठीक है। अब लास्ट में जाएगा जुडिशरी। अब उधर पिताजी के पास जब जाएगा पूरा चीज़, तो देखेंगे बदमाशी तो नहीं कर रहा है लड़का, ठीक है, बोल रहा है 15,000 का मोबाइल, 40,000 का मोबाइल तो नहीं ले दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे वो चेक करेंगे। अब यहाँ पे वो हो सकता है रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकते हैं, बेटा थोड़ा सोच ले, समझ ले, है ना, नहीं तो कान के नीचे बजा दूंगा। तो जो जुडिशरी है वो चेक फॉर रिव्यू भी कर सकता है, एक बार और देख ले, ऐसा एक बार और देख ले, तेरे पास भेज रहा हूँ मैं, ठीक है, एक बार और देख ले, ठीक है, ऐसा। बट अगर फिर से लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है, और एक बार रिकन्सिडरेशन के बाद जुडिशरी के पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो मान लेगा चल ठीक है साला अपना ही लड़का है करके। तो स्टोरी आप लोग समझे, लेजिस्लेटर जो है लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि कार्यपालिका उसे इम्प्लीमेंट करती है, और न्यायपालिका देखती है मनमानी तो नहीं हो रही, ठीक है। इससे सरल शब्दों में क्या होगा भाई, जो लेजिस्लेटिव होती है उसके अंदर में 3 पार्ट होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा तो होता ही है, पर साथ में प्रेसिडेंट भी होता है, लोग प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं, ठीक है। लेजिस्लेटर के अंदर में प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होते हैं। एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट होता है, एग्जीक्यूटिव में भी प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और यहाँ तक करके जो IAS IPS अधिकारी होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव में होते हैं। कैसे, सोच करके देखो, जो एक IAS ऑफिसर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऑफिसर है, उसके पास कोई लॉ आया, लॉ कहाँ से आया होगा? जो लोग लॉ बनाए होंगे, लॉ बनाने वाले कौन होते हैं? लेजिस्लेटर, यानी कि विधायिका जिसे बोलते हैं, ये जी ये इधर से लॉ उठ करके आया होगा। अब वो जो लॉ है, एक एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो ऑफिसर है, उसे तो वो लॉ फॉलो करने हैं। मान लो लॉकडाउन लगाने का लॉ है, तो अब वो ऑफिसर के पास तो लॉ आ गया, लेजिस्लेटिव से एग्जीक्यूटिव में लॉ आ गया, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, यानी कि IAS ऑफिसर, ठीक है। अब वो लॉकडाउन लगा दिया, वो इम्प्लीमेंट हुआ, लॉकडाउन लगा करके वो लॉ को इम्प्लीमेंट किया। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब भी एग्जीक्यूटिव के पार्ट है, क्योंकि इन लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। उसके बाद न्यायपालिका ये चेक करता है वही चीज़, और कंट्री लेवल पे सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है जो कि स्टेट लेवल पे होता है, और सबसे छोटा नहीं बोलूँगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। इससे छोटे छोटे भी होते हैं, बट ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर है कुछ, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ। अच्छा, आप लोग पार्लियामेंट सुनते होंगे, तो पार्लियामेंट क्या होता है? यही लेजिस्लेटिव ही होता है, बट इसका थोड़ा समझ लो। सेंट्रल लेवल पे आप इसे पार्लियामेंट बोलते हो, बट स्टेट लेवल पे इसे लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल बोलते हो, ठीक है। ये जो स्टेट लेवल पे होता है उसे विधानमंडल और विधान परिषद बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? और इसका तो पता ही होगा। तो सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट होता है उसके 3 भाग होते हैं, मैं आपको बताया, एक लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट तो होता ही है, उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठेंगे वो लोग को MPs बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो, जहाँ पार्लियामेंट वर्ड सुन लिए वो कंट्री लेवल की बात हो गई, बड़े लोग। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल है उसको MLA और MLCs बोलते हैं, विधायक, ठीक है, चाचा विधायक हैं हमारे वाला विधायक। तो समझ रहे हो? इसके बाद एक स्लाइड है, उसे भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। हाँ, तो जो लेजिस्लेटिव का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? देखो, लेजिस्लेटिव मतलब कि जो लॉ बनाने वाली अथॉरिटी है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बात करते हैं।
पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी लेजिस्लेटिव को देखा जाता है वहाँ पे लेजिस्लेटिव को दो टाइप का देखा जाता है, एक होता है यूनिकैमरल और एक होता है बाइकैमरल। अब ये सुन करके बड़ा भयानक सा लग रहा है, पर सिंपल सी बात है कि ये किसके बेसिस पे बात कर रहा है कि जो लॉ बनाने वाली बॉडी है, यानी कि जो लेजिस्लेटिव वाली बॉडी है, उसके सिंगल हाउस है कि दो हाउस है, उसके सिंगल हाउस है कि उसके दो हाउस है। अगर सिंगल हाउस है तो उसे कहेंगे यूनिकैमरल, यूनी मतलब यूनिटरी, एक ही। और अगर दो हाउस है उसके तो वो कहलाएगा बाइकैमरल। तो सोच करके बताओ इंडिया में कौन सा है? इंडिया में है बाइकैमरल, क्योंकि इंडिया में अगर आप जाओगे तो देखोगे राज्यसभा और लोकसभा होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। बट अगर आप स्टेट के लेवल में चले जाते हो, मतलब इंडिया में अगर आप सेंटर को देखोगे तो सेंटर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? लोकसभा और राज्यसभा, ये दो चीज़ देखने को मिलेगा। तो जब लॉ बनाने वाली दो हाउस है, तो आप इसे बाइकैमरल बोलोगे, क्योंकि दो हाउस हो गई ना यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ में यूनिकैमरल होता है सिंगल हाउस। अगर आप लोग किसी स्टेट के अंदर में घुस जाते हो तो स्टेट के अंदर में जाने से आपको सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है, वहाँ पे ऐसे लोकसभा और राज्यसभा वाला चक्कर नहीं है, उधर डायरेक्ट आपको लेजिस्लेटिव असेंबली मिलती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्टेट के अंदर में यूनिकैमरल वाला हिसाब चल रहा है थोड़ा सा। बट फिर भी कई स्टेट ऐसी होती है जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसे आप बाइकैमरल कहोगे, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया। इसके साथ में जो राज्यसभा और लोकसभा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो लोकसभा है उसे लोअर हाउस बोलते हैं, एल से रिलेट कर लेना, लोअर हाउस लोकसभा। और जो राज्यसभा है उसे अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर बड़े लोग बैठते हैं। इधर लोकसभा में वो जा कर के बैठ जाएगा जिससे आप वोट दे दोगे, कॉलेज की वोटिंग से नहीं भाई, प्रॉपर वोटिंग है ना। तो लोकसभा में जो लोग जा कर के बैठते हैं वो लोग कौन लोग होते हैं? जिसे आप वोट करते हो, जिसे पीपल वोट करते हैं, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होता है, ठीक है। मतलब कि हम लोग अगर किसी को वोट देंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं किसी को वोट दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो राज्यसभा में जा कर के बैठेगा कि लोकसभा में जा कर के बैठेगा? आंसर है वो लोकसभा में जा कर के बैठेगा, क्योंकि लोकसभा में जा कर के बैठता कौन है? जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जिसे जनता डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजती है। डायरेक्ट इलेक्ट करने का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट इलेक्ट करने का ये मतलब होता है कि एक नॉन फेस था, आप उसको ही वोट किए हो डायरेक्ट, और वो चला गया, ठीक है। अब जो राज्यसभा है वो अपर हाउस कहलाती है, और यहाँ पे स्टेट के रिप्रेजेंट करने वाले लोग रहते हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं यहाँ पे। अब जब स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जो बंदे यहाँ पे जा कर के बैठेंगे उन्हें इलेक्ट कौन करता है? उन्हें एमएलए या एमएलसीज करेंगे, एमएलए या एमएलसीज वोट करेंगे। अब ये एमएलए और एमएलसीज कौन होते हैं? मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट में होता है। एमएलसीज अगर मौजूद है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी स्टेट में होता है। यानी कि जो स्टेट को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उसको वोट कौन करेगा? एमएलए और एमएलसीज करेंगे। जो खुद एक नेता के पद पे बैठा है वही वोट करेगा, कॉमन इंसान वोट नहीं करेगा। अगर कॉमन इंसान वोट नहीं कर रहा है और एक नेता ही वोट कर रहा है तो ये इनडायरेक्ट वोटिंग हो गई ना, क्योंकि आप वोटिंग करके बेसिकली किसको जीता है? एमएलए और एमएलसीज को जीता है। अब वो आगे का वोटिंग का अपना रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट वोटिंग हुआ। इधर जो लोग बैठ रहे हैं उसे आप थोड़ी वोट दे रहे हो, उसे तो इन लोग वोट दे रहे हैं, इसलिए ये इनडायरेक्ट वोटिंग हुआ और ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके साथ में अब जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ को इन्फोर्स करने वाली बॉडी है, उसका भी अपन देख लेते हैं। तो ये भी दो पार्ट का होता है। देखो, लॉ को दो टाइप के लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो नेता वेता टाइप के लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि यहाँ से लॉकडाउन हो गया रे चाचा ऐसा, और एक IAS IPS टाइप के अधिकारी लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो IAS टाइप के जो अधिकारी हैं वो परमानेंट होता है, जबकि जो नेता वेता टाइप के होते हैं, PM ये सब टाइप के लोग, इन लोग टेम्परेरी होते हैं। टेम्परेरी
इसलिए क्योंकि इन लोग पॉलिटिकल है, इलेक्शन होगा, हार जाएंगे, निकल लेंगे, ठीक है। पर आईएएस परमानेंट इसलिए होता है क्योंकि वो तो यूपीएससी क्रैक करके आया है ना, और वो तो जब तक रिटायर नहीं हो जाता तब तक तो वो उसी सर्विस में है। तो अगर नेता चेंज होता है तो उससे आईएएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो तो परमानेंट है, जब तक रिटायर नहीं होना है तब तक करके वो अपना काम करेगा। बट इन लोग क्या है, इलेक्शन में अगर ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो निकल लेंगे। तो इसलिए जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल, ये सब जो लोग हैं उन लोग पॉलिटिकल हैं और टेम्परेरी हैं। इसके साथ में जो आईएएस है वो परमानेंट है और एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्योंकि वो सिस्टम को चला रहा है ना, मतलब लोकल एरिया को। और ये तो एग्ज़ाम क्रैक करके आया, तो ये इलेक्शन से इसको क्या मतलब। जुडिशरी का थोड़ा सा सिस्टम को समझ लेते हैं। जुडिशरी यानी कि ये देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा वही स्ट्रक्चर है। जो इंडियन लेवल पे कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अपना स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना। उसके नीचे भी कुछ कुछ कोर्ट हैं, तो एक हायरकी वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा जानने वाला चीज़ नहीं है। इसके साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर के बारे में अपन जानते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोग बुक बना करके ले आए हैं, एक जो बुक बना करके ले आए हैं, जो बुक पूरी की पूरी देश को चलाएगी, जो बुक में इतनी पावर होगी, इतनी क्षमता होगी कि वो पूरा का पूरा देश को चलाएगी, वो बुक की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है पूरे यूनिवर्सल लेवल पे। मतलब यूनिवर्सल लेवल पे जो जो कंट्री में सभी जगह कॉन्स्टिट्यूशन है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमारी किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिटन और नॉन रिटन। या तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है या तो हवे में है, ठीक है। हवे में मतलब एक्चुअली हवे में नहीं है, उसे बस ऐसे ही छोड़ दिया। वो एक रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उसे कोडिफाइड नहीं किया गया, उसे कंपाइल्ड नहीं किया गया, वो रिटन फॉर्म में है ही नहीं, ठीक है। तो रिटन फॉर्म में कहाँ का नहीं है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। जो लोग साले हमारे ऊपर रूल करके गए वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे नहीं है बैठ करके। वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है, हमारा भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है, बट हमें अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें कायदे कानून से चलने पड़ते हैं, जबकि इन लोग क्या हैं एकदम ऐसा फ्लेक्सिबल है कि अरे आज जो मन किया उसे डाल दिया, ठीक है। इन लोग को उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। और इंडिया में थोड़े से गवर्नमेंट बंधी हुई है, ठीक है, ऐसी कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते आप। तो रिटर्न में आता है यूएसए और इंडिया का, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहला रिटर्न डॉक्यूमेंट यूएसए का था, इंडिया का उसके बाद आया है। और इंडिया का सबसे बल्किएस्ट और एकदम सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे बैठ करके लिखा गया है, ठीक है, पूरी बुक के फॉर्म में तब्दील किया गया है, ठीक है। इसके साथ में रिजिड और फ्लेक्सिबल से भी एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बुक है उसका मेज़रमेंट किया जाता है। रिजिड और फ्लेक्सिबल इस हिसाब से कि आप उसे कितने आसानी से अमेंडमेंट कर सकते हो, कितने आसानी से संशोधन कर सकते हो, उस पर कुछ भी बदलाव कर सकते हो। जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखी हुई है उस पर अगर आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो, उस पर कुछ नया चीज़ आप ऐड कर रहे हो, तो उसे संशोधन या अमेंडमेंट कहते हैं। तो आप उसे कितने आसानी से चेंज कर पा रहे हो, ठीक है। क्या वो चेंज करने का प्रोसेस एकदम हार्ड है या बहुत ईजी है, तो उसे बोलते हैं बेस्ड ऑन अमेंडमेंट, है ना। तो हार्ड कहाँ का है, यूएसए का है। बहुत ही 4-5 ठोक बस अमेंडमेंट हुआ होगा उधर, अभी तक ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे। जबकि फ्लेक्सिबल कहाँ का है, यूके का। जैसे कि मैं आपको यूके का बताया, ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है, इसका कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, ये टाइम के साथ इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये अपने आप को फ्लेक्सिबल छोड़ दिया है ना, कि मेरे को जब मन आएगा तब मैं कुछ भी अमेंडमेंट कर लूँगा। इंडिया का ये दोनों के बीच में आता है। इंडिया का ये दोनों के बीच में इसलिए आता है क्योंकि जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही हार्ड होता है, उधर कोई भी नया लॉ पास करना भी थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत मुश्किल है यार वहाँ पे, मतलब कोई चीज़ को अमेंड करना। और अगर एकदम इजी है तो भी नाटक है। तो इंडिया का इसके बीच में इसलिए आता है कि आप चेंज कर सकते हो पर एकदम अति भी नहीं मचा सकते, ठीक है। उस पर आपको डिफ़िकल्टीज थोड़ी आएगी, लोकसभा से पास कराओ, राज्यसभा से पास कराओ, फिर प्रेसिडेंट के भी पास जाओ, तो डिफ़िकल्टीज तो है, बट ऐसा भी नहीं कि चेंज नहीं हो सकता। इसलिए इंडिया का ये दोनों के बीच में आता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में आता है। इसके साथ में
यूनिटरी और फेडरल, यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी सुनने का मतलब होता है एक, ओनली वन। फेडरल का मतलब होता है बहुत सारे को ऐसे जोड़ जोड़ के आप बना दिए, बहुत सारे अलग अलग जैसा चीज़ था उसे आप ऐसे जोड़ जोड़ के बहुत सारे चीज़ को बना दिए। अभी एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। यूनिटरी का मतलब होता है ओनली सेंटर, सिर्फ और सिर्फ सेंटर, है ना। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, कि आप पावर कितना खुद के पास रख रहे हो और कितना स्टेट को दे रहे हो, यानी कि सेंटर के पास कितनी पावर है और सेंटर के अंडर में जितने राज्य हैं, जितने स्टेट हैं, उसे आप कितनी पावर दे रहे हो। तो बेस्ड ऑन पावर डिवीज़न। तो अगर सिर्फ और सिर्फ सेंटर है, अगर सिर्फ और सिर्फ सेंटर है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास अथॉरिटी है, तो वो कहलाएगा यूनिटरी, यूनिटरी, खुद के पास पावर। और अगर सेंटर और स्टेट, सेंटर है और स्टेट है, यानी कि केंद्र है और उसके नीचे में बहुत सारे राज्य हैं, अगर इनके बीच में पावर के डिवीज़न है, थोड़ा काम तू कर ले, थोड़ा काम मैं कर लेता हूँ, इस टाइप के पावर के डिवीज़न है, तो कहलाएगा फेडरल, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि जो यूनिटरी है वो उसमें कौन कौन से देश आते हैं। जैसे यूके आ गया, चाइना आ गया, बांग्लादेश आ गया। इन लोग केंद्र के पास इतनी पावर होती है कि पूरा पावर अपने पास रखते हैं, राज्य को पावर इन लोग देते ही नहीं है, ठीक है, मतलब अल्टीमेट कंट्रोल खुद के पास रखते हैं, ठीक है। यूके, चाइना, बांग्लादेश, क्योंकि यूके में क्वीन वाला सिस्टम चलता है और चाइना में भी डिक्टेटरशिप चलती है, तो इन लोग ऐसे करते हैं। और जैसे यूएसए है, ब्राज़ील है, इन लोग हैं फेडरल नेचर के। अब इन लोग फेडरल नेचर के क्यों हैं, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ इनका। जैसे ये है अमेरिका, तो अमेरिका फेडरल इसलिए है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अमेरिका फेडरल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अलग अलग स्टेट को एक साथ जोड़ करके संगठित किए हैं, अलग अलग स्टेट, ये एक स्टेट हो गया, ये एक स्टेट हो गया, ये सब स्टेट को एक साथ जोड़े और उसे जोड़ करके संगठित कर दिए और बना दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब ये जो अमेरिका है, इसमें फेडरल नेचर होने के कारण कोई भी स्टेट अपने से अलग हो जाते हैं। कोई भी स्टेट कभी भी अपना अलग हो जाते हैं। अमेरिका में क्या सीन चलता है कि सब स्टेट का अपना खुद का एक फ्लैग है, ठीक है, मतलब इधर भी होता है थोड़ा सा, बट इन लोग जब चाहें अलग हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इसे एकदम सेंटर से जोड़ के नहीं रखा गया। हर एक स्टेट का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, खुद का लॉ है। इवन जो भाई अगर आप अमेरिका में देखो, जैसे यहाँ पे वॉशिंगटन है, ठीक है, और मतलब यहाँ पे अमेरिका के अलग अलग स्टेट हैं, तो इधर के लॉ और इधर के लॉ में बहुत अंतर होगा, इधर के लॉ और इधर के लॉ में बहुत अंतर होगा। तो इन लोग जुड़ के तो हैं आपस में, ठीक है, बट सबको अपने खुद के पावर डिवाइड किए गए, सबको पावर डिवीज़न प्रॉपर मिली हुई है, ठीक है। तो इसलिए फेडरल के लिस्ट में यूएसए आता है, क्योंकि पावर को वो डिवाइड भी कर दिया स्टेट में, मतलब सेंटर रखा है, थोड़ा सा पावर रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है, सिर्फ जोड़ के रखा है। उन लोग अलग होना चाहे तो हो भी सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की चीज़ें हैं। इंडिया ये दोनों के बीच में आता है। इंडिया फेडरल विथ यूनिटरी है। फेडरल तो है, यानी कि पावर दे तो रहा है, डिवाइड तो कर रहा है पावर को, पर यूनिटरी वाइज है, केंद्र की तरफ ज़्यादा। यानी कि इसके पहले हम लोग ऊपर में जो भी चीज़ देखें, यहाँ पे सीन ऐसा था कि पूरी की पूरी पावर केंद्र के पास थी, यूनियन के पास थी, और यहाँ पे पावर को डिवाइड किया जा रहा था और कुछ ज़्यादा ही डिवाइड कर दिया। अगर इन दोनों के बीच का कुछ होगा तो वो होगा फेडरल विथ यूनिटरी। इसका मतलब ये हुआ कि पावर हम डिवाइड तो कर रहे हैं, यानी कि फेडरल तो अपना रहे हैं, बट अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर के पास है, मतलब सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और जो स्टेट है उसके पास कम पावर है। यानी कि पावर हम डिवाइड तो कर रहे हैं बट अल्टीमेट पावर खुद भी रख रहे हैं, इसलिए फेडरल है, यूनिटरी की तरफ पर झुका हुआ है थोड़ा सा, इसलिए इसे क्वासी फेडरल बोलते हैं, क्वासी फेडरल, ठीक है। जो फेडरल है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, अगर ये प्रॉपर्टी
कोई फॉलो करे तो वो फेडरल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले उसका एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो हमारा रिटर्न डॉक्यूमेंट है क्या, है भाई बहुत बढ़िया वाला डॉक्यूमेंट। डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए, हम लोग पावर को डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये भी एक फेडरल का नेचर है। सेंटर और स्टेट दो अलग अलग चीज़ होनी चाहिए, हाँ है बिल्कुल। यूके में ऐसा नहीं है, यूके यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है, सिर्फ सेंटर है वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, उससे बड़ा कोई लॉ नहीं होगा, सही बात है। और लास्ट में है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी को तंग वंग मत करो, उसको जो करना है वो कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटी हमारे पास तो ऑलरेडी है, बट हम फिर भी यूनिटरी की तरफ झुके हुए हैं थोड़ा सा। उसके साथ में लास्ट में आता है इनेक्टेड और इवॉल्व। इनेक्टेड का यह मतलब होता है जिसे बनने में एक स्पेसिफिक डेट लगा हो, एक स्पेसिफिक टाइम लगा हो, ठीक है। एक डेट डिसाइड किए होंगे कि इस डेट में बनाना चालू करेंगे, ठीक है। कुछ मतलब एक फिक्स टाइम, फिक्स डेट इनेक्टेड कहलाता है, ठीक है। इवॉल्व का मतलब होता है लाइव, नो फिक्स टाइम, ठीक है। जब मन चाहे कुछ भी डाल दी। हमारा भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है, हमारा भी टाइम के साथ इवॉल्व होता है, बट हमारा बनने में टाइम लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगा था, ठीक है। हमारे में भी अमेंडमेंट होते हैं, हमारा भी लाइव है, हमारा भी इवॉल्व होता है, ठीक है। बट उनका वाला तो भाई हवे में है, ठीक है। उनका ऐसा सीन ही नहीं है कि यूके का आप जा कर के पूछ लो कितना टाइम लगा भाई तेरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, वो ऐसा देखेगा, ऐसा क्या बात कर रहे हैं करके, ये तो लाइव है बोल देगा, इस टाइप की चीज़ें। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाय बाय। इससे रिलेटेड जितने नोट्स हैं आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस टाइप का माइंड मैप वाला जो नोट्स है ये काफ़ी काम में आता है रिवीजन के वक्त में, है ना। इसे आप प्रिंट कर लो, दीवार में चिपका लो और ऐसे देखोगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। तो कमेंट कर देना कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाय बाय।